नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना पसंदीदा शो पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, ये कल के मुद्दे का थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाते हुए हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन आपसे उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कभी आपकी ट्रेन छूटी है या बस छूटी है? अगर छूटी तो ज़रूर होगी, लेकिन छूटते समय क्या कभी आप उस ट्रेन के पीछे भागे हैं कभी, या बस के पीछे, या किसी भी चीज़ के पीछे? अगर भागे होंगे तो आपको एहसास होगा कि अगर आपकी और उस सामने वाली चीज़ की दोनों की गति बराबर भी होती है, तब भी एक निश्चित फासला बरकरार रहता है। यानी दोनों की स्पीड बराबर होने के बावजूद भी जो दूरी है वो लगातार उतनी ही रहती है। और अगर अगली चीज़ बहुत तेज़ी से भाग रही हो और आप पीछे से भाग रहे हैं और कैचअप करना चाहते हो, तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। हालांकि आप भी दौड़ रहे हैं, लेकिन आप कैचअप गेम कर रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है, अगली चीज़ आपसे ज़्यादा गतिशील है। ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार जी जब इस साल की शुरुआत में जब पहुंचे थे 2020 में, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। भाजपा जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में थी और जो सारी चीज़ें हो रही थी, लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में परिस्थितियां अंडर कंट्रोल हैं। हालांकि नीतीश कुमार पिछले साल डरे थे। जब झारखंड के चुनाव की परिस्थितियां देखी थी उन्होंने, और एक मौजूदा सरकार को निस्तो नाबूद होते देखा था, तो उन्हें लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बिहार में भी हो सकता है। लेकिन बिहार में 15 साल से वो हैं। जो भी किया है उन्होंने, जनता ने उसके चलते उन्हें फिर से एक बार मौका दिया है। लेकिन जनता द्वारा दिए गए मौके के अलावा नीतीश कुमार जुगाड़ तंत्र में भी बहुत विश्वास रखते हैं। अब जुगाड़ कहिए या इसे हमारी लोकतंत्र का लूप होल कहिए, नीतीश कुमार जी हर बार, चाहे 2015 में लालू जी के साथ जाना हो, महागठबंधन का हिस्सा बनना हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, या फिर एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना खुद को साझा विपक्ष के चेहरे के तौर पर, इन सभी के लिए वो तैयार थे। लेकिन जैसे ही 2017 आता है, उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया, और महागठबंधन को छोड़ा ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से भाजपामय हो गए और भाजपा के किए गए कार्यों का उन्होंने फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया। लेकिन भाजपा की एक स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी है जिससे भाजपा बहुत हिल नहीं सकती है, वरना जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है जिसके तहत भाजपा को वोट मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा। आज भी आपने देखा कि देश में राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रख दी गई, आज शिलान्यास हो गया, यानी भव्य राम मंदिर बनेगा। और जहाँ तक हमारी राजनीतिक समझ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि भाजपा जब भी पोलराइजेशन को लेकर कोई काम करती है, उसका फ़ायदा उसे होता है। अब बिहार के संदर्भ में इस फायदे को विपक्ष कितना रोक सकता है, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि नीतीश कुमार ये जरूर चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने चुप्पी और सहमति उनके जदयू के लोगों ने इस पूरे मुद्दे पर दिखाया है। हालांकि नीतीश कुमार पहली बार नहीं, ये लगातार चला रहा है। नीतीश कुमार को मोदी मंत्रिमंडल 2 में स्थान नहीं मिला था, तो नीतीश थोड़े हिले जरूर थे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। लेकिन बिहार आने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें भाजपा और एलजेपी को जगह नहीं दिया, उससे स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जवाब भी दे सकते हैं। और 2014 की परिस्थितियों को भाजपा याद करने लगी। लेकिन याद कीजिए, बिहार भाजपा के उन नेता को जो खास तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहते हैं, कैसे चुप करा दिया गया। गिरिराज सिंह कहाँ है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। भाजपा के वैसे नेता जो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, अब पार्टी से अलग हटकर भी अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं। टूना पांडे जी को देख लीजिए ना, राजद में उनके भाई चले गए हैं, और वो भी खबर आ रही है कि राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने इसके लिए लालू यादव से मुलाकात भी कर ली है। लेकिन खैर ये अलग राजनीति है। हमें यहाँ ये देखना है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा कोई प्रचंड एजेंडा लेकर नहीं चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा नीतीश कुमार की सारी बातें मान लेगी। नीतीश कुमार के साथ मजबूरी है, वो अगर भाजपा की बातें नहीं मानेंगे और रिश्ता टूटता है, तो इस वक्त नीतीश के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार भाजपा की हर हाँ में हाँ मिलाते आ रहे हैं, चाहे एनआरसी का मुद्दा रहा हो, या फिर बीच में बाढ़ को लेकर जो परिस्थितियाँ हुई, स्पेशल स्टेटस बिहार को देने को लेकर चुप्पी लगातार जो केंद्र सरकार रखी हुई उसको बात हो, या कोरोना की जाँच को लेकर अनियमितता और जो हेल्प मिलना चाहिए केंद्र की तरफ से वो नहीं मिलता है, इस पर हो। नीतीश कुमार सब पर चुप रहे हैं। इसका मुख्य कारण है
2020 में अगर यदि चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार को भाजपा की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार बनाने के लिए भी और चुनाव लड़ने के लिए भी। भाजपा के पास बिहार में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, इस बिहार में ही क्या पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा है। और भाजपा को डिजिटल जो प्रमोशन है और डिजिटल तौर पर जो एडवर्टीजमेंट कराकर जनता तक पहुंचने का जो आइडिया है वो शायद बिहार के किसी पार्टी के पास नहीं है, और इसीलिए नीतीश कुमार को भाजपा की आवश्यकता है। लेकिन 2020 नीतीश कुमार का ऐसा बीता है, चाहे बाढ़ हो या चमकी बुखार हो या अन्य आरोप जो लगते आए हैं सरकार के ऊपर घोटालों के, इन सब की बात हो, ये सारी चीज़ें एक बात साबित करती हैं कि नीतीश के लिए ये साल अच्छा नहीं बीत रहा है। बिहार में कम्युनल राइट्स तो नहीं हुए हैं बहुत, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अपराध की संख्या बढ़ी है पिछले एक साल के अंदर में, ये नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। एक समय था कोरोना के पहले जब लगातार हत्याएं इतनी बढ़ गई थी कि रोज़ वीडियो वायरल हो रहे थे, या तो किसी गैंगरेप के या किसी सार्वजनिक शूट आउट के, और इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के हाथ से बिहार छूटता दिख रहा था। तो अगर ऑल इन ऑल कहा जाए, जिस तरीके से आज कोरोना ने हर घर में पाँव पसार दिया है बिहार के, और बाढ़ लगभग 22 जिलों में घरों तक लोगों के पानी पहुंच गया है, और इस परिस्थिति में एक तरफ कोरोना, एक तरफ कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक विफलता है, और वहीं अगर हम देखते हैं तो दूसरी तरफ बाढ़, इन सभी से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और बिहार के लोगों में सत्ता परिवर्तन को लेकर एक ज़बरदस्त आग लगा हुआ है। अब बात यहाँ कुछ ना कुछ अलग होगी। क्यों? जिस तरीके से आज शिलान्यास हुआ है, और भाजपा ने इसी तरीके का एक मुद्दा पिछले बार भी उठाया था। आपको याद होगा, पाकिस्तान को जवाब देकर भाजपा ने रातों रात सारे वोट्स अपने पाले में कर लिए थे, और 2019 में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था। कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को भाजपा पुनः रिपीट करेगी। इस बात में शक ही नहीं है कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर ही वोट मांगेगी बिहार में भी, और इसीलिए शायद आज नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम न कहकर जय सिया राम कहा है। आपको पता है, सीता की जन्मस्थली और सीता जी का घर कहा जाता है बिहार को, और इसीलिए बिहार के लोगों को लगातार लुभाने के क्रम में ये नरेंद्र मोदी का एक और नया शगुफ्ता हो सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा किसको है? इससे सीधा फायदा नीतीश कुमार को फिलहाल होता दिख रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरीके से काम किया है पिछले कुछ सालों में, उससे जनता के बीच में ज़बरदस्त इनकम्बेंसी है। वहीं हम बात करें तो राजद ने कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है जनता के ऊपर। खुद तेजस्वी यादव पिछली बार जो पटना में बाढ़ आई थी उसमें गायब थे, और उन पर इसके लिए बहुत ज़्यादा आरोप भी लगे थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि पूरे कोरोना काल के दौरान और बाढ़ के दौरान तेजस्वी जिस तरह से एक्टिव थे, और कल परसों जब सदन एक दिन के लिए चला था और उसमें जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार और मंगल पांडे को घेरा था, जनता के बीच कहीं ना कहीं परिवर्तन को लेकर जो आग लगी है उसका एक सूत्रपात उनके चेहरे पर दिख रहा है। यानी जनता बदलाव के लिए अगर तैयार है तो जो ऑप्शन सामने होंगे उन्हीं में से जनता को चुनना होगा, और ऐसे में तेजस्वी यादव नीतीश के सामने काफ़ी फील गुड दे रहे हैं, और इसी का फ़ायदा नीतीश कुमार के सामने जो विपक्ष है साझा उसको हो सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो नीतीश कुमार के इस अभेद किले को 15 साल के भेदना पड़ेगा। विपक्ष के सारे चेहरे नीतीश के ऊपर हमला करते नजर आ रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, या अब देख लीजिए कोरोना के दौरान किस तरह से नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी लगभग कलई खुल गई है। हर अस्पताल ओवर क्राउडेड है, लोगों को इलाज कराने के लिए लाइन लगा कर रखना पड़ता है, यहाँ तक कि कोरोना की जांच में भी अनियमितताएं नजर आ रही हैं। सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि वो आंकड़े छुपा रही है। इन सब के बावजूद बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 15 साल से हिले नहीं हैं, तो उन्हें हिलाएगा कौन? खुद नीतीश कुमार। जी हाँ, आपने सही सुना, नीतीश कुमार के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि लोगों को जब नीतीश कुमार नजर आते हैं तो नीतीश कुमार से एक्सपेक्टेशन पहले कार्यकाल का होता है। नीतीश जब पहली बार बिहार में आए थे और उस दौरान उन्होंने 5 साल में जो काम किए थे, और जिस तरह का उनका जनता के बीच एक मैसेज गया था कि ये व्यक्ति बिहार को बदल सकता है, वही नीतीश कुमार बिहार की जनता को चाहिए। वो एक शेर है ना कि मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब कहीं ना कहीं बिहार की जनता पहले वाले नीतीश कुमार को मांग रही है, लेकिन वो तो हनीमून पीरियड था, वो ख़त्म हो गया है। नीतीश कुमार के पास अब जनता को देने के लिए बस शराबबंदी, झोलाबंदी और डब्बाबंदी है, और इस झोला डब्बाबंदी और शराबबंदी का किस तरह से कलई खुला है वो तो आपने देख लिया है। अब इस
बात को 2020 के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो बाढ़, कोरोना, लगातार बढ़ रही अपराध, इकोनॉमिक डिस्ग्रेस, जिस तरह से बिहार में रोजगार को लेकर जबरदस्त उफान उठा हुआ है, बेरोजगार लोगों की संख्या बिहार में बढ़ गई क्योंकि बाहर से काम करने वाले लोग भी बिहार में आ गए। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास समस्याएं इतनी है कि अगर आज भी सॉल्व करने जाएंगे तो फिर 15 साल लग जाएंगे। नीतीश जी के पास अब समय बहुत कम बचा है, और बचा क्या है, अब तो सदन में वो कोई प्रस्ताव ही नहीं ला सकते क्योंकि आखिरी जो दिन था वो भी खत्म हो गया है। अब नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनेंगे तभी वो सदन के अंदर जाकर कोई नया कानून बना सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार इस बार फिर से 2020 बहुत भारी पड़ गया है। और इस बार नीतीश कुमार, देखिए हर बार कहते थे हम कि भाजपा राम के भरोसे वोट मांगती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। सामने जो विपक्ष है, खास तौर पर मैं तेजस्वी यादव की बात करूंगा, जिस तरह से उन्होंने सरकार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। और आंकड़े भी देखिए कहां से उठाकर लाते हैं। भाजपा के जो सरकार है उसके द्वारा जो आंकड़े आते हैं बिहार को लेकर, उन आंकड़ों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, भाजपा के कंधे पर रखकर बंदूक खेलते हैं, और घाटा किसका होता है? नीतीश कुमार का। तो इस बार नीतीश कुमार सीधे तौर पर राम जी के भरोसे हैं कि राम जी, अगर भाजपा को जो मंदिर बनाने का अगर श्रेय मिलता है और इसके चलते सेंटिमेंटल वोट बैंक का अगर कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ, तो उसका फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है। इसका फायदा मिलना अलग है, लेकिन इस फायदे को चबा पाना, इसे पचा पाना और इसे अपने शरीर में लगा पाना, ये एक अलग काम होता है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत आश्वस्त हूं कि भाजपा को अगर प्रचंड बहुमत मिल जाती है नीतीश से अलग, तो भाजपा नीतीश को अपने साथ रखेगी। हालांकि 2015 में लालू यादव ने ऐसा ही किया था, नीतीश से ज़्यादा उन्हें वोट्स मिले थे, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन मुझे भाजपा से ये उम्मीद नहीं है कि भाजपा भी वही गलती करेगी जो लालू यादव ने किया था। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार राम भरोसे तो हैं, लेकिन राम जी का न्याय देखिए कि जो आडवाणी राम जी के लिए पूरे विश्व में घूम रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, वो आज अपने घर में बैठे हुए हैं और इस सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट अपनी टीवी पर उन्होंने देखा। भावुक जरूर होंगे, मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही होंगी। डर बस इतना ही है कि कहीं नीतीश कुमार का भी हाल आडवाणी जैसा ना हो जाए। आज के पंचनामा में इतना ही। कल फिर पंचनामा के नए एपिसोड के साथ आपके सामने आ जाऊंगा, और कल जो खबर आपके लिए लेकर आऊँगा उसमें एक बहुत व्यापक है रिसर्च जो कि अभी से मैं शुरू कर देता हूँ। तो कल के पंचनामा को जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी भेंट होगा हम सभी लोगों से। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।